हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, जो हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी का। दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, प्री ब्रिटिश एरा में कैसा था हमारा इंडिया, फिर हमने देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कैसा था, फिर मैंने बोला था कि अब हम डिफरेंट सेक्टर्स का पर्टिकुलर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, हमने देखे थे ओवरऑल पॉइंटर्स देखे थे। पता है हमको स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, राइट। अब मुझे सेक्टर वाइज देखना है। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मतलब क्या, जो टोटल आउटपुट क्रिएट हो रहा है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, कि एक हेक्टेयर में कितना आउटपुट क्रिएट हो रहा है। जनरली बच्चे दोनों टर्म्स के बीच में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक अगर स्क्वायर है, सपोज दिस इज 1 हेक्टेयर, तो यहाँ पर जितना सीड्स या जो भी ग्रेन्स होगा वो प्रोडक्टिविटी होगा, और टोटल लैंड सब लोगों का मिलाकर जितना टोटल आउटपुट क्रिएट होगा दैट विल बी प्रोडक्शन। दोनों ही लो थे, राइस का प्रोडक्शन लो था, व्हीट का प्रोडक्शन लो था, अगर मैं कंपेयर करने जाऊं प्री ब्रिटिश एरा से और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि उन्होंने कैश क्रॉप्स में हमको कन्वर्ट कर दिया था, तो जो हम सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए अपने आउटपुट करते थे वो सारी चीजें बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई थी, राइट। सेकेंड पॉइंटर की तरफ चलते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, सबसे पहले देख लेते कहाँ लगा था ये। बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब आज की जो ईस्टर्न स्टेट्स है उस साइड सबसे पहले ये सिस्टम लगा था। बेसिकली ये ना एक ट्राइंगुलर सिस्टम था, जहां पर जमींदार थे। जमींदार मतलब जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, राइट, उनको नाम दिया गया है जमींदार्स का, राइट। जमींदार्स नाम से ही पता चल रहा है जिनकी जमीन है, ओनर्स हैं, राइट, ओनर्स ऑफ द सॉइल। गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको सिर्फ क्या चाहिए था कि भाई तुम मुझे एक टैक्स दे दो लैंड रेवेन्यू के नाम पे, राइट। तुमने ओन कर रखी है लैंड, तुम उसमें जो भी उगाओ तुम्हारी मर्जी, मुझे सिर्फ लैंड रेवेन्यू दे दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ लैंड रेवेन्यू चाहिए था, उसके बदले में अब तुम कुछ भी करो। तो जमींदार्स क्या करते थे ना, कि इनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते थे लैंड रेवेन्यू के नाम पर, और यहाँ पर काम करवाते थे एग्रीकल्चरिस्ट से, टिलर्स ऑफ द सॉइल से। टिलर्स ऑफ द सॉइल मतलब जो लैंडलेस लेबरर्स भी आप इनको बोल सकते हैं, जिनके पास काम नहीं था, जो काम की खोज में इधर उधर ढूंढते थे कि काम मिल जाए। तो जमींदार्स क्या करते थे कि टिलर्स ऑफ द सॉइल से जम के काम कराते थे अपने जमीन पर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका कंडीशन क्या है, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उनसे काम कराते थे, और उसके बदले में उनको सिर्फ क्या देते थे, एक पार्ट ऑफ द आउटपुट दे देते थे। अगर गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं का छोटा सा पोर्शन दे देते थे कि ठीक है तुम इतना ले लो, इससे तुम्हारा घर चल जाएगा ना, बस ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, प्रॉफिट है यहाँ पर काम करने का। तो इन्होंने इनको ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था, राइट। इनकी कंडीशन से जमींदार्स को कोई लेना देना नहीं था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनको तो लैंड रेवेन्यू मिल ही रहा था, राइट। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं था। तो इस पूरे जो एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, नाम ही है एक्सप्लॉइटेटिव, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो एक्सप्लॉइटेटिव था। किसके लिए सबसे ज्यादा था, टिलर्स के लिए था, लैंडलेस लेबरर्स के लिए था। जमीन इनफर्टाइल हो रही है तो भी उनको कोई लेना देना नहीं है जमींदार्स को, बस इनको ये था कि आउटपुट एंजॉय करना था उनको, जितना ज्यादा से ज्यादा वो वहां से पैसा कमा पाए, दैट्स इट। उनका इतना ही मोटिव था, राइट। पूरे सिस्टम का अगर मैं सोचूं इम्प्लीकेशन, तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है कि भाई एक्सप्लॉइट किया टिलर्स को, एक्सप्लॉइटेड द टिलर्स, जिसकी वजह से क्या होता था, टिलर्स ज्यादा दिन काम ही नहीं करते थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते थे। तो एविक्शन हो जाता था टिलर्स का। एविक्शन मतलब वो छोड़ के चले जाते थे, या ये इनको भगा देते थे, राइट, कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। और ये जितना पैसा कमाते थे, सपोज ये 100 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से ये लैंड रेवेन्यू इनको दे देते थे, बाकी बचा हुआ पैसा ये खुद एंजॉय करते थे, ये इनके साथ शेयर नहीं करते थे, राइट। तो बहुत ज्यादा टिलर्स एक्सप्लॉइट होने लग गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स ने उस टाइम सुसाइड भी किया कि भाई हमारी कंडीशन तो डे बाय डे खराब ही होती जा रही है। ओके,
नेक्स्ट, फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब पैसा कमाना, राइट? तो पहले लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब अपने कंजम्पशन के लिए करते थे। अब उनको फोर्स करा गया कि आप कॉमर्शियल फार्मिंग करिए, कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो जाइए। तो उनको सबसे ज्यादा फोर्स किया गया इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिगो बेसिकली क्या होता है, बच्चे सुनते आ रहे हैं, जो कपड़ों में नील लगती है उसको इंडिगो बोलते हैं। तो ब्रिटेन की ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्लोथिंग इंडस्ट्री को जरूरत थी इंडिगो की, तो उन्होंने फोर्स किया इंडियन फार्मर्स को कि आप प्रोड्यूस करो और आप यहां से एक्सपोर्ट कर दो ब्रिटिशर्स को या ब्रिटेन को। तो फार्मर्स फोर्स अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। देखिए अभी तक फार्मर्स अपने तक थे, अपने लिए फार्मिंग करते थे, उनको मार्केट की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब वो बेचने खड़े हुए तब उन्होंने बहुत ज्यादा ये सब चीजें फेस करी, उनको पता चला मार्केट कैसे काम करता है, तो उनको लगा यार इतना ईजी भी नहीं है और उनको सेटबैक लगा। एंड उनको कैश क्रॉप्स उगाना था, तो जिसके लिए उनको पैसा चाहिए था। पैसा कहाँ से आएगा? उधार लेंगे, क्रेडिट नीड्स बढ़ी, क्रेडिट नीड्स बढ़ेगी तो भाई इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो वो डेट ट्रैप में फंसते ही चले जा रहे थे, क्योंकि वो पहला उधार अपना चुका नहीं पा रहे और उधार लेते चले जाएंगे तो वो तो और बैकवर्ड होते चले जाएंगे और इंडेटेडनेस में घुसते ही चले जाएंगे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ब्रिटिशर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करे, कुछ ड्रेनेज बनवा दे, कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज करवा दे। नहीं, अगर वो चीजें करवा देते तो भाई एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाता, राइट? ब्रिटिशर्स पेड नो अटेंशन, उनको कोई मतलब नहीं था। वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारा एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट था किस पे? रेनफॉल पे। तो भाई बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब हो रहे हैं। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करवाया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। गल्फ मतलब होता है फाइट, मतलब दोनों की क्या फाइट रहती थी? ओनर्स या जमींदार्स, देखिए वो आउटपुट शेयर करते थे एज अ रिवॉर्ड विद द टिलर्स। मैंने आपको बताया कि एज अ रिवॉर्ड उनको दे देते थे कि इतना आउटपुट लो, तुम्हारा घर परिवार चल जाएगा। लेकिन जो फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन करनी है, जिसके लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, उसमें जमींदार बोलते थे भाई मैं क्यों दूं, मैं कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हारा हिस्सा देने नहीं आ रहा हूं। तो वो बोलते थे टिलर्स को कि तुम ही दो। टिलर्स बेचारे बोलते थे कि भाई हमें वैसे ही थोड़ा सा मिलता है कुछ कि हम अपना घर परिवार चला लें, तो हम इसमें कॉस्ट कहां से निकाल कर आपको देंगे, राइट? तो दोनों के बीच में ये फाइट चलती थी। इनको तो बस पैसे खाने से मतलब होता था कि भाई पैसा मिल गया ना, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन बेचारे स्टैग्नेट कौन हो रहा था? बैकवर्डनेस किसके अंडर आ रही थी? टिलर्स के अंडर आ रही थी। पुअर कौन डे बाय डे ज्यादा होता जा रहा था? टिलर्स होते जा रहे थे। तो स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आता जा रहा था, क्योंकि टिलर्स ऑफ द सॉइल जो भी थे वो सब के सब बहुत ज्यादा पॉवर्टी रिडन होते चले जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। जो भी फार्मर्स थे उनके पास छोटी छोटी जगह थी। फ्रैगमेंटेड मतलब थोड़ी जगह इधर, थोड़ी जगह इधर, थोड़ी जगह इधर। देखिए 3 जगह थोड़ी थोड़ी जगह होती है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाता है, राइट? यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। तो आउटपुट भी कम क्रिएट होता है, थोड़ी इधर होती है, थोड़ी इधर होती है, थोड़ी इधर होती है। जब एक पंप में अगर कंबाइंड जगह होती तो एक पंप में काम हो जाता, अब 3 पंप लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्टिंग भी मेरे पास ज्यादा है। एंड नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस आउटलुक मतलब फार्मर्स ने हमेशा बिफोर ब्रिटिश एरा उन्होंने क्या किया? अपने लिए फार्मिंग की है, सेल्फ कंजम्पशन किया, जितना बचता था वो बेच देते थे मार्केट में। उन्होंने कभी भी इस पर्पस या इस आउटलुक के साथ कभी भी फार्मिंग नहीं की कि भाई मुझे सामान बेचना है, या फिर उनके साथ कभी भी अनसर्टेनिटीज नहीं हुए। तो लैक ऑफ कॉमर्शियल अप्रोच, तो जिस वजह से उनको सारी चीजों में सफर करना पड़ा। एक साइड से झटका लगा, फिर दूसरे साइड से झटका लगा, राइट? कि भाई कभी कॉमर्शियल अप्रोच भी नहीं देखी, फिर ब्रिटिशर्स के डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज को भी झेलना, जिस वजह से बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा आ गई थी एंड पॉवर्टी ऑल्सो डोमिनेटेड। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश एरा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी इकोनॉमी थी वो कितनी ज्यादा स्टैग्नेट हो गई थी। जो प्री ब्रिटिश हमारी एग्रीकल्चर थी उसमें क्या था कि सब अपने लिए काम करते थे, कैटल फार्मिंग करते थे, मजे से काम करते थे, जिसमें कि उनका सबसिस्टेंस चलता था। जमींदार नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं हुआ करता था, सब अपने खुद के ओनर्स होते थे, जिसकी वजह से वो कभी भी लैंडलेस नहीं हुए या सुसाइड करने की स्टेज नहीं आई। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको समझ आ गया कैसा था।
अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ये आपका एक 6 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको हेडर्स अच्छे से याद करने हैं और अंदर की जितनी भी चीजें हैं उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है। आपके जितने भी पॉइंटर्स है ना, इसको पॉइंटर्स में ही लिखेंगे आप। ओके, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ क्या हुआ। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कि भाई वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो। क्यों? उसके पीछे का क्या मोटिव था कि भाई उनको रॉ मटेरियल हमारे यहाँ का सिर्फ चाहिए था कि वो ब्रिटेन में ले जाकर हमारे रॉ मटेरियल को यूज करे। क्यों यूज करे? क्योंकि ब्रिटेन में आ रहा था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसके लिए रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा। तो सिर्फ चाहते थे कि इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन जाए रॉ मटेरियल का, सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन जाए, सिर्फ ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट करे और किसी को एक्सपोर्ट ना करे, और हमारा जो वहां पे फाइनल गुड्स बने हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर ले, फिनिश गुड्स के तौर यहाँ पर बेच दे। तो एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स ऑफ ब्रिटेन, कि वो चाहते थे कि और कोई गुड्स बाहर से नहीं आए, सिर्फ ब्रिटेन के जो फिनिश गुड्स हैं वही हमारे मार्केट में आके बिके, हमारे मतलब इंडिया के मार्केट में बिके। जिसकी वजह से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, क्योंकि मेजरली द पीपल वर एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट एंड ब्रिटिश गुड्स की बेसिकली एंट्री हो गई इंडियन मार्केट में। और ब्रिटिश गुड्स की एक बार एंट्री हुई मार्केट में, वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं, क्वालिटी में हमसे अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पीपल वुड बाय दैट, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर के मेजर हाइलाइट्स क्या है? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। मेजरली इसके पीछे रीजन क्या था हैंडीक्राफ्ट्स का? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, कि भाई जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का इंडिया से ब्रिटेन को, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, टैरिफ फ्री, एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट। जो फिनिश गुड्स वहां से इंपोर्ट होते थे इंडिया में, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता था। हैवी ड्यूटी लगता था हैंडीक्राफ्ट्स पे, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना होता था तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, अगर मैं ब्रिटेन के अलावा किसी को कर रही हूँ। तो जब टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, राइट, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपना सिग्निफिकेंस, अपनी रेपुटेशन लूज कर दी डोमेस्टिक मार्केट में भी और फॉरेन मार्केट में भी। क्योंकि अब देखिए, एक तरीके से हम हैंडमेड गुड्स को मशीन मेड गुड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली मशीन मेड गुड्स कॉस्टिंग में भी कम पड़ेंगे, क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा होंगे, और धीरे धीरे लोगों ने भी क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए। तो धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो वैल्यू थी, जो रेपुटेशन थी, वो कम होने लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर किया लोगों ने, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक मतलब कि मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ थी ही नहीं। कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर सेटअप। कॉटन की मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में थी, जो कि इंडियंस कंट्रोल करते थे, एंड जूट टेक्सटाइल बेसिकली मेनली बंगाल में था, जो कि फॉरेनर्स कंट्रोल करते थे, राइट। फिर आया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, 1907। ये डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आएगा एमसीक्यू में। हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स के लिए तो हम बहुत ज्यादा बेस्ड थे इंपोर्ट्स पर ही। मॉडर्न इंडस्ट्रीज एट इन्फेंट स्टेज। देखिए, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रहे थे धीरे धीरे, शुगर इंडस्ट्रीज भी आ रहे थे, थोड़े थोड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी और ज्यादा आ रहे थे, लेकिन सब ना एक इन्फेंट स्टेज पे थे। इन्फेंट स्टेज मतलब एक बेबी स्टेज, ग्रोइंग स्टेज पर थे, जिससे कि मैं कोई भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मेरा ग्रो कैसे करेगा, राइट। सो हार्डली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर कोई मेरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि देखिए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंडस्ट्री थी जो कि डीके हो रही थी, लेकिन मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी इन्फेंट स्टेज पे थी। तो बेसिकली एडल्ट स्टेज पे या अर्निंग स्टेज वाली इंडस्ट्रीज तो मेरे पास थी ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना ज्यादा हो ही नहीं पाया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत ही पॉइंट सिंपल है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपने अभी देखा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फॉरेन सेक्टर। हमारे बारे में आपको पता है क्या बोलते थे कि इंडिया तो सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन है। वर्ल्ड्स बुलियन मतलब क्या और सिंक मतलब क्या? सिंक मतलब गड्ढा, वर्ल्ड्स बुलियन मतलब पैसा। इनके पास तो पैसा ही पैसा है, सोने की चिड़िया कोई ऐसे ही थोड़ी बोलता था, राइट। अब क्या हो गया फॉरेन ट्रेड में कि भाई अब हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम नेट एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स की। ये तो हम बार बार पढ़ ही चुके हैं।
मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, हमारा मोर देन 50% ट्रेड जो भी होता था वो ब्रिटिशर्स के साथ ही होता था और बाकी बचा हुआ श्रीलंका, चाइना, पर्शिया, सिलोन के साथ होता था। अब क्या हो गया था ना कि अब जो था वो ज्यादा कंट्रोल ब्रिटेन हमारे ऊपर कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक स्यूज कैनाल बन गया था 1869 में। इस डेट को भी अच्छे से याद करेगा, आएगा ही आएगा डेफिनेट, एमसीक्यू में तो पक्का फंसेगा ये, राइट। अब स्यूज कैनाल क्या था? बेसिकली एक आर्टिफिशियल वाटरवे बना दिया था जिससे कि इंडिया और ब्रिटेन का जो डिस्टेंस था ना वो कवर करना इजी हो गया था, डिस्टेंस कम हो गया था। पहले हमको अफ्रीका के थ्रू होके जाना पड़ता था, वाटरवेज के थ्रू, लेकिन अब एक डायरेक्ट वाटरवे बन गया था जिसमें हमको अफ्रीका के थ्रू नहीं होके जाना पड़ रहा था, तो जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गई थी। तो जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गई थी, पास भी हो गया था, तो क्या होता है ना, फिर कंट्रोल और ज्यादा हो जाता है, ट्रेड और ज्यादा हो जाता है क्योंकि कॉस्टिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। देखिए सरप्लस ट्रेड मतलब क्या? एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था। हम एक्सपोर्ट अभी भी सिर्फ प्राइमरी गुड्स का ही कर रहे थे, इंडस्ट्रियल गुड्स का नहीं कर रहे थे। देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स ही मेजर पैसा कमाने वाली कमोडिटीज होती है जिसका हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। प्राइमरी गुड्स से हम इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बेसिक नीड्स रिमेन डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के बाद भी हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी, क्लोथिंग की कमी डोमेस्टिक मार्केट में थी ही। सरप्लस ट्रेड जितना भी हो रहा था, अब एक बात बताइए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था, मतलब पैसा तो था हमारे पास, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट तो हो सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो सकता था, लेकिन rather than using that money for the development of India, it was used for two major things. First, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब क्या कि ब्रिटिश अपनी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर पैसा ज्यादा खर्च कर रही थी, एंड एक्सपेंसेस फॉर वॉर्स। वो अपनी आर्मी बना रही थी, अपने वॉर्स फाइट करने के लिए वो पैसा लगा रही थी, जिसकी वजह से हमारी वेल्थ ड्रेन हो रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा हमारे यहाँ से कमा रहे हैं लेकिन खर्च अपनी इकोनॉमी पे कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पे कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट लिखकर आकर ना बोल देता है एक्सप्लेन, तो ये 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको समझ आया कैसे एग्रीकल्चर अलग से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, फॉरेन सेक्टर का क्या हाल था, राइट? इतना क्लियर है? आई नो आपको बहुत ज्यादा थियोरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस चीज को एज अ स्टोरी बनाकर पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। ट्रस्ट मी, इंडियन इकोनॉमी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं होता, राइट? तो पढ़िए, कोई डाउट्स है, कोई भी सेंटेंस अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक रीड करते हैं, आपको कोई सेंटेंस में डाउट आता है, बिल्कुल वो सेंटेंस कोट कर दीजिए ताकि मैं उसका मीनिंग आपको समझा पाऊं। So till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।